विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल की ओर से नमस्कार। हमने अनेक पोस्टकास्ट के थ्रू आपसे उद्योग, किसान और यहाँ पर पर्यटन के ऊपर काफी चर्चाएं की और हमने माना है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और इस देश के नेता श्री नितिन जी गडकरी जो विदर्भ को आयाम दे रहे हैं पिछले 2.5 साल में, एक बहुत ही अच्छा आयाम दे रहे हैं। 75 वर्षों में जो विदर्भ में नहीं हुआ, कई मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन अब जो विकास की गति आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। मुझे हमारे मुख्यमंत्री से ये कहना है, क्योंकि अधिवेशन अगले महीने 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हमने कई सामंजस्य करार उद्योगों के साथ किए, लेकिन परिस्थिति यह है कि उनकी अभी परिस्थिति क्या है, क्योंकि अभी तक जमीन उनको नहीं मिल पाई है। चाहे JW हो, चाहे रश्मि ग्रुप हो, चाहे कोई भी तरह के उद्योग हो, गोंड-पिपरी में MIDC अभी तक कोई जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई। और ऐसा लगता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, कहीं न कहीं उदासीनता दिखती है, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के आदिवासी कायदे हैं, अतिक्रमण जमीन का कायदा है, वन का कायदा है। उसको किस तरह से सरकार जल्दी से जल्दी ये सुचारू रूप से कर सकती है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, उनको एक अपने एक ऐसे IAS ऑफिसर या उनके वरिष्ठ अधिकारियों की एक फौज बनानी चाहिए जो उनको समय समय पर गाइडेंस दे सके। अभी ये हो रहा है कि जो कुछ भी बात करनी है मुंबई में जाना पड़ता है। देवेंद्र जी निश्चित तौर पर हर शनिवार या रविवार को नागपुर आते हैं, उसी तरह से गडकरी जी भी आते हैं, लेकिन हमारे अधिकारी सिर्फ अधिकारियों को यहाँ के बम्बई बुलाते हैं, जो कि कोई मतलब भी नहीं है। इसका मतलब लाल फीताशाही इतना सरकार पर हावी हो गया है कि आज जो करीब 2 साल से जितने हमारे MOU हुए हैं, जितने भी हमारे बातें हुई हैं, वो आज कहाँ पर है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने की बात $1 ट्रिलियन के आसपास से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अब तक देखा गया है कि जमीन जो आनी चाहिए वो जमीन अभी तक लोगों के पास आई नहीं है। तब चर्चा होती है तो या तो MIDC अधिग्रहण में लगी है, या वहीं कहीं पर आदिवासी की समस्या है, या कुछ तरह की ऐसी अड़चने आ रही है कि जो जमीन मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। तो इसलिए सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए अपने अधिकारियों के साथ, जिस तरह से शीघ्र वो जमीन उनको मिलनी शुरू हो जाए और वहां पर प्रोजेक्ट लगने शुरू हो जाए। अगर हम स्टील उद्योग की बात करें, कोल गैसिफिकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सभी जगह वो अड़चने अभी तक कायम है। नागपुर में भी एक बड़ा ग्रुप 1200 एकड़ की ऑटोमोबाइल के लिए जगह देख रहा है, लेकिन वो भी वहां पर उदासीनता दिख रही है कि जमीन में जब उदासीनता आएगी तो निसंदेह कहीं यह ना हो कि सरकार को धोखा हो जाए और वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चले जाए। जैसे मैंने कहा कि लॉयड ग्रुप के बाद वो तो अपना प्लांट लगा चुका है, JSW स्टील जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसी तरह रश्मि ग्रुप जो वेस्ट बंगाल का है, उसी तरह से ArcelorMittal जो विश्वविख्यात स्टील मेकर है, इनके पास अभी तक जमीन का कहीं भी कोई किसी तरह का सौदा नहीं हो पाया है और जमीन सिर्फ MIDC अधिग्रहण करने पे या प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं। तो उसके लिए सरकार ने नीति बनानी जरूरी है। उसी तरह कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 2 साल के पहले उनके साथ डवास में एग्रीमेंट किया गया, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट किस तरह से आने हैं, क्या होना चाहिए, सरकार ने एक टीम तैयार करनी चाहिए, एक उसको समय देना चाहिए। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज बहुत सक्षम अधिकारी है, अनमोल साहब से अनुरोध है कि अपने अंतर्गत एक ऐसी टीम तैयार करे जिसका जो है वहां पर नागपुर में ही उनका ठहराव रहे, वहीं पर बैठकर वह पूरा दिशा निर्देश जैसा काम करवा सकते हैं कर सके। उसके लिए एक एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्री नागपुर में होना जरूरी है, एडिशनल CO MIDC नागपुर में होना जरूरी है और एडिशनल कमिश्नर इंडस्ट्री
नागपुर में होना जरूरी है। जब नागपुर हमारे महाराष्ट्र की सेकंड कैपिटल है, जब यहाँ पर विधानसभा आयोजित होती है, तो अधिकारी लोग यहाँ पर परमानेंट आनी चाहिए। और डेप्यूटी सीओ एमआईडीसी भी यहाँ पर नहीं है, उसकी भी पोस्ट है, लेकिन वो सिर्फ महीने में 1 या 2 दिन या 3-4 दिन आते हैं, तो उससे समाधान नहीं हो पाता। और जो फाइलों का निपटारा बॉम्बे में होता है। तो आज देखा जाए तो हमें पैटर्न ऐसा लाना चाहिए, जैसे गुजरात पैटर्न है, जिस तरह से कर्नाटक पैटर्न है, वहीं के वहीं अगर फाइलें सेटल हो जाती है तो प्रोजेक्ट में भी गति मिलती है। आज सबसे जरूरी है समय। समय पे प्रोजेक्ट आना बहुत जरूरी है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो डिजिटल की और फास्ट स्पीड की दुनिया है। तो इसमें देवेंद्र जी से, मुख्यमंत्री से मेरा नम्र अनुरोध है कि जो पीड़ा आज जिस तरह की आने वाले उद्योगों को हो रही है वो नहीं हो पाएगी। और अच्छे जो प्रोजेक्ट आपने लिए हैं वो प्रोजेक्ट 2027 तक लगी जाएंगे, और उससे सरकार को भी आय होगी, रोजगार में भी यहाँ पर काफी इजाफा होगा। लोग जिस तरह से जिनसे भी बात की गई है, तो कम से कम 5 लाख रोजगार यहाँ पर उत्पन्न करने के जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो कर सकते हैं। हमें जरूरी है कि किस तरह से सरकार इसको काम कर सकती है और किस तरह से ले जा सकती है। हमने जितने भी प्रोजेक्ट आपको बताए हैं स्टील सेक्टर में, जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसी तरह टेक्सटाइल में भी इन्वेस्टमेंट लाना बहुत जरूरी है। पीएलआई स्कीम भी सरकार की बनी है, बहुत सारी एप्लीकेशन आई है, लेकिन उसमें महाराष्ट्र का भी नंबर आना बहुत जरूरी है। अमरावती में टेक्सटाइल पर ले आते हैं तो उसका बैलेंस हो सकता है। हमने दूसरा एक रिक्वेस्ट किया था सरकार से कि पेट्रोलियम प्रोजेक्ट अकोला के आसपास लाना चाहिए, जिससे कि वाशिम बुल्ढाना उसका भी विकास हो सकता है, और सुचारू रूप से वहां पे जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज और बहुत सारे जो डिपेंडेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज आ सकती है, उसका फायदा जलगांव और उसके आसपास के क्षेत्रों को भी होगा, जालना को भी होगा, क्योंकि अमरावती और वाशिम के आसपास वो क्षेत्र काफी नजदीक में पहुंच जाते हैं और पूरा विदर्भ इससे लाभान्वित होगा। विदर्भ वैधानिक महामंडल बना, लेकिन उसने उतना काम नहीं कर पाया। लेकिन देवेंद्र जी की सोच एक ऊंची सोच है। अगर ये पेट्रोलियम प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाता है अकोला के आसपास, तो यहाँ का बहुत बड़ा विकास हो जाता है। अब दूसरी बात हम करते हैं बाम्बू के बारे में। कल ही उन्होंने मंत्रिमंडल में निर्णय लिया कि 50,000 करोड़ के ऊपर जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाम्बू में इंसेंटिव देंगे, और क्लस्टर और कई तरह के साधन के द्वारा किसी और उद्योग को मिलाकर बाम्बू का उपयोग करेंगे। 2008, 2017, 19 में जिस तरह से सरकार ने विदर्भ के किसानों को कर्ज माफी दी, लेकिन पिछले साल में देखा गया कि 10 महीने में करीब 888 किसानों ने आत्महत्या की। इसका मतलब पश्चिम विदर्भ में अभी तक किसानों को कोई इनकम नहीं मिल पाए। मेरा अनुरोध है सरकार से ये भी कि अगर बड़े बड़े उद्योग जमीनें लेते हैं प्राइवेट क्षेत्र की, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन में एक बार इन्वेस्टमेंट होता है। जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र की जमीनें हैं, उस तरह के प्राइजेस जमीनों को किसानों को मिलना चाहिए। अगर 4-5 लाख या 10-15 लाख में किसानों की जमीन जाती है, तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों को होगा। वो किसान बेचारा कर्जदारी में रह जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट लगता है, सरकार उसको 125% की इंसेंटिव देती है, उसमें उसको लोन मिलता है, तो ऐसे समय में सरकार ने खुद ही ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिस तरह से सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है, वह 4 गुना या 6 गुने तक दाम देती है। उसी तरह निजी क्षेत्र में भी अगर जमीनों के दाम मिलते हैं, तो उसका फायदा निसंदेह यहाँ के विदर्भ के किसानों को होगा, और किसान मजबूत होगा और विदर्भ भी मजबूत होगा। उसके द्वारा वो दूसरी जमीन लेकर एक अच्छी खेती बाड़ी कर सकता है, बाम्बू लगा सकता है और दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। कुछ क्षेत्र में जो दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र यहाँ पे बहुत कमजोर है, वो डेयरी उद्योग पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र यहाँ फल फूल सकता है, क्योंकि आज किसान के पास कोई आय के साधन नहीं है। वह बेचारे कर्ज माफी की तरफ देखता रहता है, तो वो कर्ज माफी यहाँ नहीं देखेगा, वो एक शक्तिशाली किसान बन जाएगा। उद्योगों के द्वारा उसको अच्छा पैसा मिलता है, तो किसान वहां मजबूत होगा और उद्योगों को भी देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यह आज समय की जरूरत है कि हमारे नेताओं को ये सोचना जरूरी है कि जिस किसानों के वोट से हम सरकार बनाते हैं, उस किसानों को भी वो पैसा अच्छी तरह से मिले। जिस तरह से WCL का अधिग्रहण किया जाता है, तो उस तरह से अगर किसानों को पैसा मिलता है, तो यहाँ का किसान प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ सकता है और उसका फायदा लेकर निसंदेह आगे आ सकता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में जो हाई कोर्ट में केसेस कई एसोसिएशन ने जीता था, सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख के अपने निर्णय में वहां पर उसको स्थगन दे दिया है। इसका मतलब लोगों ने सोचा था कि बिजली की दरें कम होगी, अब वह दरें
कम होना मुश्किल हो गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक ये रह गया है कि क्या निर्णय होगा, या उनके फेवर में जाता है कि सरकार के, या जो एमईआरसी में जितने हमारे उद्योगों का ये था कि प्राइजेस कम होनी चाहिए। आज उद्योगों को देखा जाए तो बिजली की दरें बहुत ज्यादा है। सरकार ने कहीं कहीं ऐसा अंकुश लगाना चाहिए, जो भ्रष्टाचार महाजन को महावितरण में चल रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण आज बिजली के दर बहुत बढ़े हुए हैं। आज ये बिजली की दर एमएसएमई इतनी तरह से फेस कर रही है। एक तरफ तो टैरिफ की जो मार पड़ी है, बहुत सारे जो एक्सपोर्ट जो कर रहे थे वो उसके चचेत में आ गए। दूसरी तरफ चाइना जो अपना स्टील नेपाल के द्वारा भारत में भेज रहा है, उससे भी पूरा स्टील उद्योग चरमरा गया है। और जो हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के सामने, सिर्फ हमारा प्रोडक्शन 10% है, उसमें भी हम माल नहीं बेच पा रहे क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होकर यहाँ पर माल आ रहा है स्टील का। उसको लिए एमएसएमई को भी सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पीएसआई की स्कीम जो अटकी हुई है उसको लाना चाहिए, जिसमें सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर इक्विपमेंट पर जो रियायतें देने वाले हैं, जो इसमें सब्सिडी देने वाले हैं, वो मिलेंगे और उद्योग भी बढ़ेंगे। और किस तरह से एमएसएमई को विदर्भ में पनपा सकते हैं, क्योंकि ये रोजगार देने का बहुत बड़ा साधन है। जीडीपी में जब 30% एम्प्लॉयमेंट देने में एमएसएमई का योगदान है, एक्सपोर्ट में 35% योगदान में, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा योगदान है, तो ये बड़े उद्योगों को देखते हुए एमएसएमई को किस तरह हम आगे ले जा सकते हैं, किस तरह इंसेंटिव देके उसको बढ़ा सकते हैं, यह निर्णय लेना देवेंद्र जी के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से 150% इंसेंटिव बड़े उद्योगों को दिया जाता है, उस तरह का इंसेंटिव लघु उद्योगों को देना चाहिए, क्योंकि लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योग ही रोजगार देने में सक्षम है, लोगों को आगे ले जा सकते हैं, और सरकार भी लघु मध्यम श्रेणी के द्वारा ही बनती है। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार के इसके सोच से, अभी अधिवेशन में बहुत सारे इश्यू उठेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, तब हम फिर से अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।